Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 2 of Result 100%। बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, जो एसिड बेस सॉल्ट, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ डिस्कस होने वाला है। तो ये तुम्हारे बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलो इसको ध्यान से देख लो और चीजों को सीख लो। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। जो तुम बच्चे दूध पीते हो उसका पीएच वैल्यू बता रहा है। पीएच होता क्या है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन के स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। H प्लस आयन के पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका मीनिंग होता है। और जो मेजरमेंट करता है, क्या मेजरमेंट करता है? H प्लस को मेजरमेंट करने का काम करता है। ये स्केल होता है और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या सब्सटेंस के अंदर H प्लस आयन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का काम कर देता है। तो उसने बोला कि जो पीएच है वो 6 है। व्हेन इट चेंज इनटू कर्ड विल इट्स पीएच वैल्यू इंक्रीज। अब तुमने मिल्क से दही में कन्वर्ट कर लिया, तो तुम्हें ये बात तो मालूम है मिल्क से ही दही बनते हैं। कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आउट सिलेबस है बट ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये जो बैक्टीरिया होता है अच्छी मिल्क को कंज्यूम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है आपके लिए योगर्ट में, जिसको आप खाते हो और यमी फील करते हो। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे, विल इट्स पीएच वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा बच्चे, पीएच वैल्यू तो डिक्रीज होने वाली है। अब मैंने इसका आंसर कैसे दिया, तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी तो मैं डिटेल करने वाला हूँ पीएच को। पहले उस छोटी सी बात को जो याद रखनी है वो थोड़ा देख लो। वो क्या है? अगर तुमने पीएच के स्ट्रेंथ को बढ़ा रखा है, इसका मतलब होता है जो भी सॉल्यूशन बढ़ा रखा है, मतलब तुमने नहीं बढ़ाया, बढ़ा हुआ आपको मिलता है अगर स्केल से मेजरमेंट करो तो इन दैट केस जो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगा वो तुमको बहुत कम मिलने वाला है। जितना ज्यादा पीएच उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ। वाइस वर्सा कर दो इसकी बात को, अगर तुमने पीएच को घटा रखा है इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डाउन एरो का मतलब घट रहा है, अप एरो का मतलब बढ़ रहा है। ये दो स्टेटमेंट दिमाग में रखो, बात बन जाएगी। कैसे बन जाएगी थोड़ा इसको देखो, फील कर लो मेरी बातों को जो मैंने कहा। मिल्क बच्चे जब तुम कंज्यूम करते हो तो यू डोंट फील एनी सार टेस्ट। एसिड का डेफिनेशन क्या होता है? एसिड का मतलब ही होता है कॉमन लैंग्वेज में जब तुम बात कर रहे हो, दैट इज व्हाट, जो सार इन टेस्ट हो, खट्टा हो स्वाद में। और मिल्क तो हमें कहीं से भी खट्टा फील नहीं होता है, ऑल्दो उसके पास एसिडिक स्ट्रेंथ है बट फील नहीं होता है। बट जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इन दैट केस जब आप कंज्यूम करते हो तो बड़े आसानी से सारनेस को फील कर लेते हो। टेस्ट फील होता है कि हाँ खट्टा है, चाहे कितना भी फ्रेश मिल्क क्यों ना हो उसमें। आप ये नहीं कि चीनी मिला वाला को बकायदे बना दिया फिर तो खट्टा नहीं है ये लॉजिकल बात हो जाएगी। खट्टा है, दही खट्टे होते हैं, थोड़े ना थोड़े होते हैं, कितना भी फ्रेश मिल्क क्यों ना, दही दही क्यों ना। तो अभी तुमको यहाँ से क्या लग रहा है? भाई मिल्क की सारनेस कम है मतलब कम एसिडिक है, और दही ज्यादा खट्टा है मतलब ज्यादा एसिडिक है। मोर एसिडिक लेसर पीएच, तो यहाँ से आंसर आया वेल इट्स पीएच वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो पीएच वैल्यू को तो डिक्रीज होना पड़ेगा ये स्टेटमेंट के हिसाब से। सिंपली इसका आंसर हो गया, खत्म हो गया। ठहरो, अभी ये खत्म नहीं हुआ। जैसा कि मैं बोला हूँ हर क्वेश्चन इतना डिटेल रहेगा कि आने वाले 10 क्वेश्चन का आंसर यूं ही दे दिया जाए। तो बात रह गई पीएच पे। अभी पीएच हमने सीखा नहीं। पीएच के अंदर बच्चे जब स्केलिंग करते हैं तो जीरो से लेके बच्चे वो क्या होता है आपका, ये 0 नंबर होता है और ये 14 नंबर होता है, 14 तक जाते हैं और बीच में जो नंबर आता है इसको हम 7 कहते हैं। ये जो 7 पॉइंट होता है ये H2O को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। और ये न्यूट्रल होते हैं, जिसकी वैल्यू पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होती है। अब 7 से जब तुम आगे बढ़ोगे इन दैट केस बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बेसिक मतलब एल्कलीन प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एज यू गोइंग 7 8 9 10 11 12 13 14 वो एल्कलीन प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहा है। बट जब तुम इसके रिवर्स में मतलब उल्टा जाते हो, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जब तुम जाने की कोशिश कर रहे हो कुछ इस डायरेक्शन इस तरह से, इन दैट केस आपका जो पीएच वैल्यू होता है बच्चे वो क्या होता है आपका, घट रहा है। और घट रहा है तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये एसिडिक को बढ़ाने का काम कर रहा है। इधर बेसिक बढ़ रहा है, इधर एसिडिक बढ़ रहा है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम लिया जाए जिनकी पीएच 0 से 2 के बीच में आती हो तो उनका नाम कुछ इस तरह से हो जाएगा, HCl, H2SO4, HI। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ के मांस निकाल देंगे, फ्लोर पे गिर जाए तो फ्लोर का रंग कलर फेड कर देंगे, कपड़े पे गिर जाए तो कपड़ा जल जाए, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
बेसिक करेक्टर में जब बात करते हैं तो जो 14 होते हैं वो बेसिक करेक्टर बहुत ज्यादा उनका होता है, जैसे कि KOH हो गया, NaOH हो गया, ये लोग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में काउंट होते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। कोई ज्यादा एसिडिक और कोई ज्यादा बेसिक कैसे है, उसको कैसे आप पहचानोगे, तो जो जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, जो जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा वो उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक लाइक HCl के मैंने 100 नंबर्स ले लिए, 100 संख्या में HCl ले लिया और इसको पानी में डिसॉल्व किया, तो जैसे तुम पानी में डिसॉल्व करोगे ना, तो 100 के 100 HCl H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, कहीं कुछ नहीं बचा, पूरे के पूरे HCl H+ आयन Cl नेगेटिव आयन में टूट के पानी में तैर रहे हैं। तो ये है पहचान स्ट्रॉन्ग एसिड होने का। अब वही मैं CH3COOH ले लूं, ये विनेगर होता है बच्चे, ठीक है ना, इसको आप चाउमीन में डाल के सफेद कलर का जो होता है खाते हो, इसे अगर मैं पानी में डिजोल्व कर दूं, इन दैट केस अगर मैं 100 CH3COOH ले लूं ना, तो मात्र 5 CH3COOH होंगे जो अपने आयन में टूटेंगे, बाकी H+ आयन मतलब ये बाकी जो 95 बचे हैं वैसे ही पानी में नीचे जाके बैठ जाएंगे या तैरते रहेंगे। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड को पहचानने का तरीका। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी पहचान सकते हो, जो 100% OH नेगेटिव, 100 लिया KOH, 100 का 100 KOH K+ OH नेगेटिव में टूट गए, ये स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान है। वीक बेस में बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अब ये क्या पानी में डालोगे तो कुछ टूटेगा कुछ बच जाएगा, ये वीक के फॉर्म में हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो तुम्हारा पीएच स्केल है, जिसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में मतलब पीएच का फुल फॉर्म करते हैं, ये मेजरमेंट करने का काम कर रहा है एसिड और बेस का। हर एक नंबर जैसे 7 से 8 गए दैट इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 10 चलता है, 8 से 9 गए दैट इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 10 चल गया। अब हाइड्रोजन की कंडीशन में क्या चलती है, 1 के ये वैल्यू 1 है, अगर तो इधर जाओगे तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। मतलब जो H2O है जितना भी उसका बेसिक कैरेक्टर है मतलब न्यूट्रल है, इससे 10 गुना 8 नंबर वाले पीएच की क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। 8 से जब तुम 9 जाओगे उस कंडीशन में फिर जो भी 8 का पीएच स्ट्रेंथ था उसका 10 टाइम्स कर दो, दैट इज व्हाट 9 नंबर वाले पीएच की बेसिक स्ट्रेंथ होगी, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे उसकी मल्टीप्लाई 10 करके क्या करो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बात कर सकते हो। ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ 7 से 6 जाओगे तो अगेन 7 की कंपेयर में 6 पे जब जाओगे 10 टाइम्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिर उधर जाओगे तो फिर मल्टीप्लाई 10 मतलब 100 टाइम्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, फिर इधर जाओगे तो क्या होगा 1000 टाइम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, एंड सो ऑन आपका 0 तक जाते हो तो आपका रेजिस्टेंस कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो ये है पीएच स्केल। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने, भैया लेफ्ट में जाएंगे तो घटेगा, दैट मीन छोटी संख्या की तरफ क्या और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, राइट साइड में जा रहे हैं मतलब पीएच की नंबर्स बढ़ रहे हैं, इस केस में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। 14 वाले का सबसे ज्यादा, 0 वाले का सबसे कम, सबसे अधिक स्ट्रेंथ 0 होगा, सबसे अधिक बेसिक 14 होगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उसकी आप रिलेटेड आंसर यहाँ दे सकते हैं। ओके तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई। मैं आपको स्केल दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा दिखता नहीं मतलब कैसे नंबरिंग होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लेते हैं, जो चीजें आपके एग्जाम में शायद डायरेक्टली पूछ ली जाए तो उसका आंसर दे सकते हैं। ये देखो, ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये है लैक्टोबैसिलस, ऐसे कुछ बैक्टीरिया दिखती है जो आपकी कर्ड में पाई जाती है, और खा खा के क्या करते हैं उसको, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 0 से लेके 2 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, साफ साफ दिख रहा है 0 से लेके 2 तक स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो इसको कलरिंग कर रखा है यहाँ पे। इसमें कौन कौन सा आ रहा है, लेमन आ रहा है, गैस्ट्रिक जूस आ रहा है, और HCl खुद यहाँ पे लिखा हुआ है। HCl एक इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। अब ये सब क्या होते हैं आप हायर क्लासेस में जानोगे, चलो छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, HCl की बात करते हैं। तो HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में काउंट होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। स्टमक के अंदर भी HCl और गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ठीक है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि फ्लोर पे गिर जाए तो अगेन वो कलर को फेड कर दें, फिर भी स्टमक तुम्हारा एक ऐसा है जो उसको झेल पा रहा है, कमाल की चीज है ये, कुदरत का कमाल है भाई, भगवान ने ऐसा बनाया है आपका स्टमक का जो वॉल बना हुआ है, ठीक है ना, वो इतना थिक है और इतना हार्ड है कि इतनी खतरनाक एसिड भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। लेमन जो नींबू जूस पीते हो आप, इधर तो बहुत डिमांड था भाई लेमन की, डिमांड, विटामिन C की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, कोविड के चक्कर में बहुत ज्यादा इसका डिमांड बढ़ा था, एक नींबू 20-20 रुपए में बिक रहे थे ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, लेमन की बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, अगर तुम दो नींबू को निचोड़ के बिना पानी मिलाए पी लोगे तो फिर तड़िया जल जाएंगे तुम्हारी, खतरनाक, तुमको पूरे सारे दिन अगले दिन तक डिस्टर्ब रहोगे, तुम्हारा स्टमक बैड स्टमक हो जाएगा पूरा। तो ये भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, इसलिए पानी मिला उला के पीते हैं जब भी पीते हैं हम लोग। विनेगर, अभी CH3COOH का नाम लिया जो चाउमीन में तुम्हारे पड़ता है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 3 पे। ये भी खट्टा होता है, सार होता है, टेस्ट में काफी तेज होता है, इसको भी पी के देखो तो बहुत तेज फील होता है।
फिर बात होता है वाइन। बच्चे यहाँ पे वाइन का 4 दिया है, तो वाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पीएच 4 है, दैट मीन्स वो एसिड है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड में कि एल्कोहल के पास जो कि C2H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसके पास OH है, बट फिर भी ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर को नहीं दिखा रहा, ना ही एसिडिक कैरेक्टर को दिखा रहा। अब यहाँ पे वाइन को देख के कह देना सर एसिडिक स्ट्रेंथ तो दिखाएगा, ऐसा नहीं है। ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है, ये न्यूट्रल होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि एसिड और बेस का जो डेफिनेशन है वो हमसे क्या कहता है क्लास 10 के बेसिस पे, वे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पे H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं या फिर OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, बनाने का काम करते हैं, रिलीज करते हैं। और जो अल्कोहल होता है ना, जब पानी में डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये OH आयन से टूटता ही नहीं, इसी में जुड़ा रहता है, ये C2H5OH के फॉर्म में ही रह जाता है। मतलब इट डज नॉट क्या कहते हैं, रिलीजिंग OH आयन। तो इस कंडीशन में बेसिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा है। तो फिर ये वाइन दिया तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, एकदम सही है। वाइन इज अ डिफरेंट थिंग एंड एसिड इज अ डिफरेंट, सॉरी, अल्कोहल इज अ डिफरेंट थिंग। वाइन एसिडिक होता है क्योंकि वाइन की जो फॉर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है, कड़ाके बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो ग्रेप्स से होती है, अंगूर से बनती है, और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पाया जाता है। बट जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो ये अल्कोहल बच्चे सीरियल्स, मतलब अनाज हो गया, ठीक है ना, फिर सब्जियां, वेजिटेबल्स, इन सबों से बनाई जाती हैं, इनका फर्मेंटेशन करके बनाई जाती हैं, और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाता है, कई सारे प्रोसेसिंग होने के बाद अल्कोहल मिलती है। ग्रेप्स में डिस्टिलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, मतलब इसमें कंप्लीट अल्कोहल नहीं होता है, इसमें कंबाइन होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ ग्रेप्स के पल्स भी होते हैं, बहुत कुछ इसमें मिला रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, कंप्लीट फिल्टर्ड होते हैं, और इसमें अल्कोहल्स होते हैं और वाटर कंटेन होता है, जो आप अल्कोहल की बात करते हो, और केवल प्योर अल्कोहल की बात कर रहे हो, दैट इज व्हाट, केवल C2H5OH है। तो इसलिए ये वाइन जो होता है इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, बट अल्कोहल में नहीं मिलता, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि OH प्रोड्यूस नहीं करता, इसमें इतनी सारी चीजें मिक्सअप है, इसमें से क्या होता है, वो ये C2H5OH इसमें भी ये कंटेन होता है, इसमें भी ये अल्कोहल पाया जाता है, वाइन के अंदर भी। बट इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, जो लोग क्या कर रहे हैं, इस वाइन को एसिडिक कैरेक्टर दे रहे हैं। चलो, अगला कॉफी एसिडिक कैरेक्टर का होगा क्योंकि इसका 5 है। अगला 6 है मिल्क, जिसकी भी बात हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर होगा। 7 वाटर है, न्यूट्रल हो जाते हैं बच्चे, ये न्यूट्रल होते हैं। 8 ब्लड, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 नहीं होता है, 7.4 होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है, 7.4, रियल वो राउंड फिगर कर दिया, 7.4 के आसपास पीएच होते हैं। ये राइट पीएच होता है ब्लड का, ये पीएच है तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है लाइफ में पीएच का, अभी तुम्हारे ब्लड का पीएच घट जाए या बढ़ जाए तो बीमार पड़ जाओगे, मरने की नौबत आ जाएगी, इवन इतनी खतरनाक सफोकेट आप हो जाओगे कि आप इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, इंसान मर जाता है। कहने का मतलब यही है, तो पीएच मेंटेन रहना पड़ता है, और रहता भी है, आपको करना नहीं है, नॉर्मल आप खाना डाइट रखते हो तो पीएच अपने आप मेंटेन रहता है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो पीएच ब्लड ब्लड की पीएच 7.4 की होती है, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाइए, पीएच क्या हो है आपका, वैल्यू बढ़ता जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ता जा रहा है। सोप डिटर्जेंट वगैरह की बात कर लो, ये पीएच क्या होता है, देखो 11 से 12 के बीच में अच्छा खासा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का होता है, आप बेस अपने बॉडी पे मतलब लगा रहे हो। ओके, तो इसीलिए आप हीट भी फील करते हो जब डिटर्जेंट को देखते हो, पानी में घोलते हो तो जब हाथ उसमें डालते हो थोड़ा सा गर्म फील होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे ही वो एक्वस फॉर्म में जाता है, वो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, बेस का फॉर्मेशन होता है, और चूंकि बेस हार्श इन नेचर होते हैं तो आपको हाथ को क्या होता है, गर्म फील होता है, हीट फील होता है, एक्सोथर्मिक की बात होती है। ये जो रिएक्शन प्रोसेस करते हैं सोप और डिटर्जेंट, वो एक्सोथर्मिक के फॉर्म में करते हैं। सोप में बेसिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, कास्टिक की मात्रा बहुत कम होती है, बट डिटर्जेंट में ठीक ठाक होती है, क्योंकि हमें कपड़े धुलने होते हैं। सोप चूंकि स्किन पे इस्तेमाल होता है इसलिए केयर किया जाता है कि जल ना जाए, तो उसके हिसाब से बना के रखे रहते हैं, बट डिटर्जेंट में ऐसा नहीं चलता है। ये वो शक्ल दिख रही है, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस का, जिससे मिल्क आपका किस में कन्वर्ट हो रहा था, कर्ड में कन्वर्ट हो रहा था। तो मेरे ख्याल से पीएच कंप्लीट आपको समझ में आ गया कि पीएच होता क्या है, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है क्या, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है ना। कितने स्केलिंग होती है पीएच स्केल पे, 0 से लेकर 14 तक होती है। अच्छा, ईच फोल्डिंग हैज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब इसकी वैल्यू 1 है तो ये 10 टाइम्स आपका ज्यादा होगा ना, 100 हो जाएगा एंड सो ऑन, अभी जस्ट बात है कि इसके बारे में, ये है तो ये 1000 गुना हो जाएंगे। बेसिक करेक्टर एसिडी करेक्टर नहीं, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई फिर 10 करेंगे तो फिर 1000 से 10,000 हो जाएंगे, ऐसे इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करते जाओ,
H का 1 रख लो, इधर जाओगे 10 हो जाएगा, 10 टाइम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा वाटर से, फिर 10 टाइम क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, मतलब 100 टाइम्स हो गया, एंड सो ऑन आपका इंक्रीज होता है। तो होपफुली पीएच क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे बड़े आसानी से आंसर दे देंगे। वो बात याद रख लेना, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, पीएच की वैल्यू घटती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों यहाँ दिख रहा है साफ साफ, स्किल में आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स मैंने आपको करा दिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग ड्राई एचसीएल गैस। यहाँ देखो एचसीएल को कैसे, यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है मेरा, ड्राई है, और एचसीएल क्या है, गैस फॉर्म में है। तो एक गैस कीवर्ड है और एक ड्राई फॉर्म मेरा कीवर्ड है। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू, देखो यहाँ पे ड्राई मिल गया, ब्लू लिटमस पेपर। तो बच्चे ब्लू लिटमस पेपर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस को पहचानने। लिटमस क्या करता है, एसिड बेस को पहचानने में हेल्प करता है। तो वो एक्चुअल में होगा क्या, अगर एसिडिक कोई होगा तो ब्लू लिटमस तुम्हारे पास है, अगर इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, कोई तुम्हारे पास ब्लू कलर का लिटमस है, तो उस कंडीशन में अगर तुम एसिड उस पर पोर करोगे तो ये कलर इसका चेंज होकर रेड हो जाता है। किस कंडीशन में, एसिडिक केस में। अगर रेड लिटमस है तुम्हारे पास, उसमें बेस पोर करोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू है उसमें बेस इंटर्ड कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लू ही रह जाता है। और ए बच्चे रेड है उसमें एसिड इंटर्ड कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रेड ही रह जाता है। तो ये लिटमस पेपर के कलर चेंज होने की बात हुई। तब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा क्यों भैया, एचसीएल तो एसिड होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हो, होता है, बट यहाँ थोड़ा सा कंडीशन ये लग गया कि वो गैसियस फॉर्म में बच्चे, और जब गैसियस फॉर्म में ऊपर से ड्राई है, मतलब HCl के पास H प्लस आयन प्रोड्यूस करने का मौका नहीं है। भाई HCl जब पानी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर देते हैं और पूरे के पूरे H प्लस आयन में टूट जाता है। बट बेचारा वाटर इसको कंटेंट मिला ही नहीं, कंटेंट मिला ही नहीं तो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, H आयन प्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा भाई, कुछ भी नहीं। इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और HCl गैस में आप घुस के निकल जाओ, बस पसीने ना हो, वरना फिर तो जहां जहां पसीना होगा वहां वहां पता नहीं क्या होगा। ठीक है, स्किन जल जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है तो आप बड़े आसानी से HCl के गैस चेंबर से निकल जाओगे और आराम से बाहर चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भैया अल्कोहल C2H5, अभी जस्ट बात ही हो रही थी इसी के बारे में, C2H5OH, ग्लूकोज C6H12O6, दोनों के पास हाइड्रोजन है, एक्सेप्टेबल, बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोज विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी रीजन, क्योंकि ये लोग अपने आयंस में टूटते ही नहीं। टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इनको आयन में टूटना पड़ेगा भाई, आयन बनेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को लेके घूमेगा, ट्रेवल करेगा, एक कैथोड एनोड पे मतलब एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन वगैरह का, तो फिर करंट बहना शुरू होता है। तो जब ये आयन ही नहीं बना रहा तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो फिर कहाँ एक्सचेंज होने की बात ही कहाँ आ रही, खत्म हो जा रही है। दिस इज वाई एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा आंसर होगा, इसमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। और हाँ, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आपके जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक मिलेगा, वहां से आप इसके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत डिटेल में और अच्छे से सटीक आंसर है, जिसको आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने किया है, आराम से आप याद कर लोगे। तो बहुत परेशान होने वाली चीज़ तो है नहीं। ये लेक्चर वैसे भी मैं आपको बोला था ये कंप्लीट पैकेज है, हर चीज़ इसमें आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसंट्रेट ऑफ H3O+। पहले तो कंसंट्रेट और डायलूट को तुम समझ लो। कंसंट्रेट क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेट का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है, अपने प्रॉपर्टी को कंटेन करता हो। जैसे मैं HCl बोलूं और HCl बोलूं मैं, क्या है, कंसंट्रेट है, दैट मीन्स जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि एसिड है। तो मैंने अभी क्या बोला, कंसंट्रेट का मतलब जिस चीज की बात हो रही है वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, स्ट्रॉन्ग बना रखा है, दैट इज व्हाट कंसंट्रेट। तो HCl कंसंट्रेट है, HCl कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, बड़ी पड़ी होगी। ऐसे ही सिंपल सा कहीं भी कंसंट्रेट मिलेगा तो किसी चीज के लिए वही बात होती है। अगर डायलूट वर्ड मिलेगा, डायलूट, अब ये डायलूट का मतलब क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है उसने अपने नेचुरल प्रॉपर्टी को उस तरह से कंटेन नहीं कर पाया जैसे कंसंट्रेट कर पा रहा था। जैसे मैं बोलूं डायलूट HCl है तो अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, बट डायलूट कर दिया गया। दैट मीन्स अब वो अपने एक्चुअल प्रॉपर्टी को जितना अच्छा, मतलब है तो प्रॉपर्टी उसके पास, बट उस तरह से शो नहीं कर पा रहा है जो इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब तुमने एक चम्मच मतलब सिंपल सा क्या लिया, 0.001 मोल HCl ले लिया और इसको क्या कर लिया,
500 लीटर पानी में घोल दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, HCl का कोई अस्तित्व नहीं, बहुत ज्यादा तुमने डाइल्यूशन कर दिया, बहुत हद तक तुमने आवश्यकता ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, HCl का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा। अब एक बूंद उठा के HCl का जो मार्केट से लेके आते हो उसको पानी में डाल दो 50 लीटर के पानी में, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि डायलूशन का मतलब क्या होता है, अपने एक्चुअल प्रॉपर्टी को ये क्या करते हैं, नहीं शो कर पाते उतने अच्छे से जितना कि कंसंट्रेट वाला शो कर पाता है। ज्यादा ऐसे ज्यादा कंसंट्रेट का मतलब किसी चीज का पर वॉल्यूम में, जो भी 1 लीटर है, 1 लीटर में उस पर्टिकुलर चीज का मात्रा कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा वो उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, मतलब वो कंसंट्रेट होगा। जितना कम होगा उसका मतलब क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा डाइल्यूट होगा। जितना ज्यादा पानी हिलोगे उतना डाइल्यूट, जितना कम पानी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये कंसंट्रेट कोई किसी चीज के लिए फिक्स नहीं है, कंपेरिजन वाली वैल्यू है। किसी की अगर मान लो कोई 1 मोल पर लीटर पाया जा रहा है, 1 लीटर में 1 मोल उसको मिला, और किसी को क्या मिला, 10 मोल मिल गया पर लीटर। अब भाई 10 मोल पर लीटर मिल गया, दैट मीन्स क्या, ये 10 मोल वाला बहुत ज्यादा है 1 मोल के कंपेयर में, तो ये ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, ये कम कंसंट्रेट हो जाएगा। अब कहीं 0.5 मिल जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, 1 वाला स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेट हो जाएगा, 0.5 वाला डायलूट हो जाएगा। तो ये कंपेरिजन वाला कहानी होता है, कंपेरिजन करके बताते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, कहीं की बातें कहीं पहुंच गई, पर ठीक है, ये सब बोर्ड में क्वेश्चन बन जाते हैं, ये सब लॉजिक क्लियर होंगे ना तो केमिस्ट्री एकदम हवा लगेगा, मतलब हवा की तरह निकल नहीं जाएगा, तुम्हारे लिए हवा लगेगा, मतलब तुम बड़े आसानी से उसको कर सकते हो। ये सब बातें आपको अगर क्लियर है तो। कंसंट्रेट ऑफ H3O प्लस, अब मैं एक बात बता दूं, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। क्या है, H3O प्लस इज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है बच्चे, कोई भी एसिड हो, एग्जाम्पल HCl, जैसे ही पानी में जाता है बच्चे तो ये अपने एक्वस फॉर्म में चले जाते हैं और आयन का प्रोड्यूस करते हैं, H+Cl नेगेटिव आयन। और ये H+ आयन इतना मतलब रिएक्टिव होता है कि उसमें H2O जो बचा होता है, और H2O तो अथाह पड़े हुए हैं भाई, सॉल्वेंट का काम करता है। ये H+ क्या करता है, इस H2O से कंबाइन करके H3O+ बना लेता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब आगे क्या बोलता है, इज अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अब ये कौन सी बात हुई, कोई सॉल्यूशन उसको डाइल्यूट कर दे तो किस प्रकार H3O+ अफेक्टेड हो रहा है। अब तुम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो H3O+ इज व्हाट, H+ आयन, जितने H+ आयन उतने H3O+ आयन। और तुमने क्या कर दिया, इसमें पानी ढेर सारा भर दिया, पहले 1 लीटर था, अब तुमने 2 लीटर भर दिया। तो मान लो इसमें तुमने क्या कर दिया था, नमक से समझ लेते हैं, 1 kg 2 kg नमक डाला था, कितना डाला था, 2 kg नमक था 1 लीटर पानी में। तो यहाँ पे कहानी क्या था, 2 kg पर वॉल्यूम आया था, 1 लीटर पानी में 2 kg नमक मिलता। अब तुमने इसमें 1 लीटर और पानी ऐड कर दिया, मतलब क्या हुआ, अब 2 लीटर पानी हो गया, 2 kg आपका नमक भी है, तो पर लीटर में कितने मिल रहे हैं, पर लीटर में 1 kg नमक मिल रहा है, पहले 2 kg मिल रहा था। तो यही कहानी है यहाँ पे भी भाई, पहले H+ आयन क्या मिल रहे थे, पर लीटर के अंदर ज्यादा मिल रहे थे, ज्यादा H+ में मतलब ज्यादा H3O+। अब तुमने पानी बढ़ा दिया, मतलब क्या हुआ, उस कंडीशन में H+ आयन की वैल्यू घट जाएगी पर यूनिट में, पर लीटर वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, H+ आयन की वैल्यू घटेगी, और H+ आयन की वैल्यू घटेगी, दैट मींस H3O+ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से जब हम H3O, ऐसे सेम एक और क्वेश्चन बन जाता है, पहले इसका आंसर कंक्लूजन कर दूं, H3O+ क्या हो जाएगा, डायलूशन बढ़ाने पे इसकी कंसंट्रेशन घट जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू पर यूनिट में कम होने लगती है। एक और ऐसे क्वेश्चन बोलता है H आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, H आयन भी डिक्रीज कर रहा है भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहा है, H+ आयन घट रहा है, खत्म कहानी, इतना ही सब था। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। उस प्रोडक्ट का नाम बताइए, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करने पे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, ये बताना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सोडियम Na है बच्चे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बोनेट CO3 हो गया। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब तुम इसको हीट करते हो, गर्म करते हो, इन दैट केस ये क्या होता है, आपका ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर क्या हो जाता है, Na2CO3 बना लेता है, क्या बना लेता है, Na2CO3, और प्लस यहाँ पे बच्चे बनता है H2O, और CO2 गैस रिलीज होता है। इसका टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट मतलब स्वाद नहीं, ठीक है ना, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है कि CO2 रिलीज हो रहा है, क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा भी बनता है, हो सकता है मैंने शायद आगे ले रखा हो तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हुआ इसका इक्वेशंस, मेरे ख्याल से रिएक्शन क्लियर होगा। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक और नाम पड़ता है, वो वाला मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये क्या होता है बच्चे, सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है,
सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। बाकी तो वाटर CO2 को आप पहचानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा रिएक्शन था, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। रिएक्शन है तो याद तो करना पड़ेगा, आपको याद कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से हो गया। बैलेंस है ना इक्वेशन? नहीं, बैलेंस नहीं दिख रहा है, इसका एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इक्वेशन बैलेंस 2n है, ठीक है, 2H ठीक है, 6 ऑक्सीजन, 3 5 2 6 ठीक है, और कार्बन 2 है क्या? हाँ, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन है, बहुत बढ़िया। तो ये बैलेंस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच 3 केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। तो पहले हम ब्राइन को समझते हैं। ब्राइन इज व्हाट? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaCl प्लस H2O। नमक और पानी को मिला के हम ब्राइन सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, ये दिमाग में आपको रख लेना है। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है बच्चे, चीजों को लंबे समय तक बचा के रखने में काम करता है, बहुत काम की चीज होती है। आप नॉर्मली नमक की कहानी होती है, मेनली रोल नमक का होता है। खटाई अचार अचार जब बनाते हो तो क्या होता है, दैट इज व्हाट ब्राइन सॉल्यूशन, नमक में उसको रखा जाता है। तो लॉन्ग टाइम तक वो चीजें आपकी क्या होती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं, लंबे समय तक जी पाती हैं। भाई वो तो पेरिशेबल होते हैं, आम ऐसे काट के छोड़ दो तो सड़ जाएगा, नहीं सड़ रहा, उसका रीजन क्या है? बस यही रीजन है, क्योंकि उसमें क्या किया आपने, ब्राइन सॉल्यूशन का बना दिया उसके अंदर, जिससे क्या हो रहा है, वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह रहा है। प्रिजर्वेटिव का ही काम करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब NaCl H2O को आपस में कंबाइन करोगे और इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, वो थोड़ा देखो। मैं तो सीधे इसका आंसर बता सकता हूँ, NaOH बनेगा, Cl2 बनेगा, H2 बनेगा, बट आंसर बताने से अच्छा है मैं क्या करूँ, इसका थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कोई कंटेनर है बच्चे, और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, कुछ इस तरह से, क्या हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं कैथोड और एनोड प्लेट डाल देता हूँ इसके अंदर, तो दैट की चीज़ें यहाँ पे क्लियर रहेंगी। एक एनोड है, एक कैथोड है, ये ध्यान रखना। ये वाला जो प्लेट है बच्चे, इधर वाला जो प्लेट है, इसे हम लोग बोलेंगे कैथोड। क्या नाम देंगे इसको? कैथोड कहेंगे। और ये वाले को हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। अब एक बात याद रख लेना, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही हो, किसकी? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही होगी इस तरह के सिचुएशन में, इन दैट केस आपको याद रखना होता है, ये जो कैथोड होते हैं बच्चे वो निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव प्लेट होता है। और एनोड जो होता है बच्चे वो पॉजिटिव प्लेट होता है। इतनी बात याद रख लोगे तो चीजें बड़े आसानी से काम बन जाएगी। अब NaCl H2O जब टूटता है तो बच्चे NaCl का आयन क्या क्या बन सकता है, देखो मैं याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, बाकी तो बच्चे रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, रटोगे या फिर समझोगे। NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो। अब Na प्लस क्या होता है, या तो कोई प्लस है, ये माइनस है बच्चे, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे प्लस प्लस प्लेट है तो Na प्लस क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, इधर Na प्लस इस साइड में भागेगा, और फिर क्या भागेगा, Cl नेगेटिव की बारी है तो Cl नेगेटिव किधर जाएंगे, माफ कीजिएगा, इधर नहीं भागेगा, ये तो प्लस प्लस की तरफ नहीं भागते, उल्टा भागते हैं ना। Cl नेगेटिव यहाँ भागेगा, और Na प्लस क्या होगा, यहाँ भाग के जाएगा। भाग के जाएगा, अभी रुक जाओ, फिर भाग रहा है, क्या होगा वो बात की बात है। वाटर के साथ क्या होगा बच्चे, वाटर जो होता है ये H प्लस और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा, ठीक है ना। नहीं मालूम है तो अभी से आप ये बात जानिएगा। तो वाटर क्या होता है, H प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं। तो H प्लस OH नेगेटिव आयन में क्या होगा, H प्लस कहाँ भाग के जाएगा, H प्लस जहाँ भी नेगेटिव प्लेट होगा वहां जाएगा, तो मतलब यहाँ पे H प्लस भी पहुंच रहा है, OH नेगेटिव आयन नहीं पहुंच रहा है। और यहाँ पे कहाँ OH नेगेटिव यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे OH नेगेटिव पहुंच रहा है। तो बच्चे होता क्या है ना, ये Cl नेगेटिव इतना ज्यादा हो जाते हैं कि ये पूरा Cl नेगेटिव से घेर लेते हैं, फिर OH नेगेटिव यहाँ पहुंच ही नहीं पाता है, इसको ढकेल देता है। Cl नेगेटिव भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों एक दूसरे को ढकेल देते हैं। तो OH नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या होते हैं, हार जाते हैं, और Cl नेगेटिव आयन क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे जाएगा, इसके पास प्लस वाली कहानी है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बच्चे Cl नेगेटिव कन्वर्ट होता है Cl2 में। अल्टीमेटली आपको याद रखना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे Na प्लस और H प्लस में जब टकरार होता है तो H प्लस जीत जाता है, और इस तरह से यहाँ पे H2 बन जाता है। क्या बन जाता है, ये H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में कन्वर्ट। ये सब तुमको लिखना नहीं है, बस तुमको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, H2 में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। तो एक चीज मिला आपको H2, एक चीज मिला Cl2। अब Na प्लस हार गया, OH नेगेटिव हार गया, तो बेचारे क्या करते हैं, Na प्लस OH आपस में कंबाइन कर जाते हैं और बना लेते हैं NaOH, और इस तरह से आपका 3 प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। जब NaClH2O में कन्वर्ट मतलब कंबाइन करता है, तो मैं इसका फाइनल रिएक्शन लिख के दिखाऊं। इसका फाइनल रिएक्शन हम लिख लेते हैं, क्या होता है,
नोट्स वगैरह जो दिया उसमें प्रॉपर बकायदे स्केलिंग करके बना के रखा हुआ है, तो घबराइए मत। आपको चीज़ें सबको जो भी मिलेंगी एकदम पक्का मिलेगा और अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब ये क्या होगा, NaCl H2 आपस में कंबाइन करके यहाँ पे रिजल्ट लिख दीजिए। क्या हुआ था बच्चे, Na और OH ऐसे घूमते रह गए बेचारे, तो आपस में कंबाइन करके NaOH बना लिए, बेस हो गया। क्या हो गया ये बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। प्लस अभी क्या होगा बच्चे, एक मिलेगा आपको Cl2 और एक मिलेगा आपको H2। H2 कहाँ मिला था बच्चे, तो H2 आपको याद होगा तो कैथोड पे मिला था जो कि नेगेटिव है और एनोड है पॉजिटिव। तो Cl2 कहाँ पे मिला है, Cl2 आपको मिल रहा है एनोड पे, और H2 कहाँ मिल रहा है, H2 मिल रहा है आपको कैथोड पे। देखो याद हो गया ना। अब ऐसे याद करते हैं नोट पे कैथोड तो भूल जाएगा, उतना लिखा हूँ बट ठीक है, वो नहीं याद हुआ बट ये तो याद हो गया, जो मेन आपका बोर्ड का था वो तो काम बन गया। ये तीन चीजें बनती हैं, NaOH Cl2 और H2 बनती है। थ्री केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ठीक है, राइट वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ईच, सबके एक एक इंडस्ट्रियल यूज बनाने हैं आपको, बताने हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये NaOH बेस है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, पहली बात तो आपके डिटर्जेंट वगैरह में हो रहा है, वॉशिंग सोडा वगैरह में आपका हो जा रहा है, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा के अंदर हो गया, ठीक है ना, ये NaOH का यूज हो जा रहा है। क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन कहाँ होता है, क्लोरीन ब्लीच बनाने में काम आता है, CaOCl2। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या नाम देते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इतना बड़ा नाम याद कर लो तो इतना बड़ा नाम बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो ब्लीच सिंपल सा बोल दो। ब्लीच पाउडर होते हैं CaOCl2 जो क्या करते हैं, जर्मेसाइड होते हैं, कीड़े मकोड़े को पानी के अंदर से मारने का काम करते हैं। हाइड्रोजन गैस बच्ची ये एक फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। सूरज जल रहा है, आग का गोला है, किससे जल रहा है, हाइड्रोजन ही तो जल के बना रहे हैं, उतना सारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत महंगी है, घर के अंदर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हो, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। रॉकेट वगैरह हुए हैं उन सबों में इसका फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री में फ्यूल एज ए फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें तो सिर्फ खाना बनाना होता है तो मीथेन से काम चल जाता है, बट ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, H2 को कंबशन करते हैं, जलाते हैं, जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक एक यूज बताना था तो एक एक, और भी बहुत सारे यूज बता सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है। Cl2 का इस्तेमाल तो और भी बहुत आगे काम होता है, एक बार ब्लीच बना लिया, ब्लीच बना के क्या करो, फिर कलर फेडिंग वगैरह काम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आप इसके यूज बता सकते हो। ओके, तो ये चीजें कहानी हो गई मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया क्या होता है, कैसे प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिए और करंट फ्लो करा दिए तो ये अपने आयंस में टूटना शुरू हो जाते हैं। जो सुटेबल होता है वो अपने इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाता है, उसके हिसाब से वो गैस बना लेता है, सॉलिड बन जाता है, जो भी बनना होता है बनता रहता है। तो ये क्या बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया। होपफुली इसका भी आंसर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, सोडियम का Na और सल्फेट का SO4 होता है बच्चे, SO4 पे 2 नेगेटिव तो मतलब यहाँ 2 आएगा, Na2 पे +1 तो छोड़ दो, Na2SO4 दैट इज व्हाट सोडियम सल्फेट। कैसे लिखते हैं जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां सबको समझा दूंगा। मैं अभी एज्यूम करता हूँ कि आपको सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। सल्फेट इज न्यूट्रल वाइल एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम Na होता है बच्चे, कार्बोनेट CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से बन जाएगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। अब ये कहानी देखो बहुत सिंपल है। ये Na2SO4 को जब तुम वाटर में डिजोल्व करते हो ना, तो कोई भी आयनिक कंपोजिशन ऐसा नहीं बनता है जो बेस का फॉर्मेशन कर ले। बट जब Na2SO4 को करते हो तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर के अंदर जाने के बाद, और फिर क्या करता है, ये रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ कुछ इस तरह से। Na2CO3 कंबाइन विथ वाटर एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे, प्रोड्यूस कर रहा है आपका NaOH, that is what your base, और H2O and CO2, H2O and CO2। और इस तरह से ये जो कि बेस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ये कहानी होती है कि Na2SO4 तो न्यूट्रल होता है बट एक्वस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा ये रिएक्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा सकते हैं। तो फिर ये मेरे ख्याल से रिएक्शन अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नहीं करना है यार। देखो रिएक्शन याद करने का तरीका देखो कैसे याद होता है, बहुत ईजी होते हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, इतनी ईजी कोई भी चीज नहीं हुई। केमिस्ट्री में तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दूंगा। 2Na पे 1 प्लस चार्ज होता है, CO3 पे अभी मैं बोला 2 नेगेटिव चार्ज होता है, -2। वाटर का क्या कहानी होता है, तो मैंने बताया था वाटर टूटता है तो H प्लस और OH नेगेटिव आयन में टूटता है।
डबल डिस्प्लेसमेंट कर दो, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, Na प्लस OH नेगेटिव के साथ NaOH बन गया, CO3 H प्लस के साथ, ये क्या बन जाएगा H2 CO3। ये बहुत वीक होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, एक H2O में टूट जाता है और एक CO2 में टूट जाता है, और इस तरह से आपके प्रोडक्ट फाइनली यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत इजी है, कोई भी रिएक्शन तुम पीछे करो, पीछे वाले रिएक्शन भी देख लो, NaCl2 में क्या हुआ, ये देखो Na प्लस था बेचारा, Cl माइनस था, H2O H प्लस है, ये OH नेगेटिव है, ये Na इस OH के साथ गया था, NaOH बना लिया था, H H2 में कन्वर्ट हो गया था, Cl Cl2 में कन्वर्ट हो गया था, HCl बन जाता, बट चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये H प्लस Cl के पास जाने से पहले ही ये क्या कर ले रहे हैं, ये निगेटिव वाले अपने तरफ H प्लस खींच ले रहे हैं और Cl निगेटिव को यहाँ खींच ले रहे हैं, इसलिए H और Cl को आपस में मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है और H2Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ तो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन में ऐसा लॉजिक नहीं लग पाता है, जब कंबाइन करते तब ऐसा लॉजिक लग जाता है लगभग क्वेश्चन में, 100% नहीं 80% तक क्वेश्चन में ये लॉजिक काम करता है। अब 20% तो रट लेंगे, केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री तो रटना ही पड़ता है, बट मैं तो बहुत आसान करा रहा हूँ, चीज़ों को याद ना करना पड़े, मेरी तो पूरी कोशिश हो रही है कोई भी चीज़ याद ना करना पड़े, लगभग ना के बराबर हो जाए। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ इज इट रिकॉग्नाइज्ड। अब ये क्वेश्चन फिर से रिएक्शन आ गया, तो रिएक्शन देखो कैसे याद करना है आपको। उसने बोला है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो कि कहानी बहुत अच्छा है, बार बार आ रही है, सोडियम हाइड्रोजन, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डायलूट HCl के साथ रिएक्शन, अभी डायलूट का मतलब DIL लिखता है मतलब डायलूट होता है बच्चे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डायलूट का मतलब क्या होता है। वीक यहाँ पे क्या किया, एसिड इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाया गया पानी उन्हें डाल के, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाना है, क्या लॉजिक हो सकता है, देखो तो यहाँ पे कहानी होता है, ये Na प्लस होते हैं, याद करो एक बार तो अच्छा है, नहीं याद करो तो ऐसे अगर दिमाग में बैठ जाए तो और अच्छा है, HCO3 का एक निगेटिव चार्ज होता है। अब डायलूट HCl क्या होता है, H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यही कहानी होती है, सिंपल सा। प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस के पास भेज दो, तो NaCl के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा, देखो सॉल्ट बन के तैयार हुआ। अब H, ये आपस में जाएंगे तो H2CO3 बनेगा, क्या बनेगा H2CO3, और मैंने अभी बताया बहुत वीक होते हैं, फटाक से टूट जाएंगे H2O प्लस CO2 में, तो यहाँ फाइनली प्रोडक्ट लिख दो H2O प्लस CO2। अब एक क्वेश्चन इसने बढ़ा दिया है, देखो पीछे भी बोला था, हाउ इज इट रिकॉग्नाइज, तुम इसको कैसे पहचानोगे, तो बड़ा आसान से कहानी है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, एक व्हाइट कलर आपको प्राप्त करना होता है, कैसे प्राप्त होता है थोड़ा वो देखो, इसको उठा लो, किसको CO2 को, इसका रिएक्शन कर दो सिलेक्ट लाइम के साथ, COH ट्वाइस के साथ, CaOH का ट्वाइस, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, या फिर इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, याद आ रहा है, लेक्चर 1 में ये बात बता दिया था कि लाइम वाटर, कैसे लाइम वाटर पहचानना है, देखो उसमें OH है, OH है मतलब वाटर है, OH H2O ऐसे याद कर लो, तो ये क्या होगा, लाइम वाटर भी कहलाता है इसका नाम, थोड़ा साफ लिख दूं, नहीं तो कहोगे कैसा लिख दिया गया, सिलेक्ट लाइम। ओके, तो इसके साथ क्या करना है, हमें रिएक्शन करा देना है CO2 का, तो बच्चे क्या बन जाएगा ये, देखो बहुत इजी है, ये कैल्शियम है, ये CO2 है, तो CaCO के साथ CO2 नहीं बनाता है कभी भी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन भी ले गया, 2CO2 और एक यहाँ पे क्या दो ऑक्सीजन थे, दो में से एक इसने ले लिया, तो CO3 मतलब एक ऑक्सीजन बचा और 2H बचा, तो 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो लिख दो वाटर, तो वाटर ही तो बनाते हैं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। देखो यहाँ दो का मल्टीप्लाई, इसमें का दो हाइड्रोजन और एक इसमें से निकल चुका था, दो का मल्टीप्लाई किए थे तो एक बचा हुआ था, तो H2O बच गया, H2O यहाँ निकल गया। इस कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चा जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, और यहाँ से बात मालूम पड़ जाता है कि इसमें CO2 है, नहीं तो फिर ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट नहीं होता, CO2 के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम क्या करते हैं, व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि संगमरमर का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम स्टोन होते हैं, क्या होते हैं, लाइम स्टोन, पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन भी आपके दिमाग में चला गया है, कैसे करना है, बहुत ईजी है। राइट ए केमिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब हाउ बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लो कैसे आपको करना है। मैं कुछ इसके लिए रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो बेकिंग सोडा बनाना है, तो क्या बोला उसके आगे मतलब क्वेश्चन पढ़ लो, प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, आल्सो राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन,
जो भी आपकी प्रोडक्ट बन रहा है उसके केमिकल नेम भी लिखना है, ठीक है ना। तो बच्चे अगर एक चीज देखो, यहाँ पे बेकिंग सोडा बनाने की बारी है, तो बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो कुछ नहीं, वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। NaHCO3 इज व्हाट, बेकिंग सोडा। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इतना नाम सारा है इसके पास, ठीक है। अब इसको बनाने का प्रक्रिया क्या होता है, तो देखो बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, ये याद कर लेना क्या क्या चाहिए। क्या क्या हमारे पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में हमें चाहिए, पहला चीज आपके पास अमोनिया, एक्सपेंसिव होता है तो इसको हम लोग रिकलेक्ट भी करते हैं। अमोनिया चाहिए, और फिर क्या चाहिए आपके साथ, इसके साथ चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O एक्सेस मात्रा में चाहिए, बहुत ढेर सारा चाहिए CO2 और H2O। और थोड़ा सा हमें, थोड़ा मतलब ठीक ठाक नमक चाहिए, NaCl। और इस तरह से ये सब मिलके क्या कर लेते हैं, ये सब मिलके आपका बना देते हैं NaCO3। कैसे बनता है तो एक लाइन में लिख लेते हैं। अब इसका रिएक्शन मैं दिखा देता हूँ आपको। NH3 ले लो, ठीक है ना, NH3 ले लो, फिर NaCl भी लिख देते हैं, फिर आपका CO2 भी हो जाएगा, और फिर फाइनली आपका H2O भी हो जाएगा। और इस तरह से जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, वो रिजल्ट में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का रिजल्ट मिल जाता है, NaHCO3 मिल जाता है, ठीक है। और एक आपका बन जाता है NH4Cl। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो दिखाया जाएगा ये किस तरह से बनता है। प्रोसेस का नाम क्या है, ये बनाने का जो विधि है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के मेथड से ये बन के तैयार होता है। क्योंकि अमोनिया बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इस NH4Cl को फिर से हम क्या करते हैं, ट्रीट कर देते हैं। CaO के साथ ट्रीटमेंट होता है, मतलब यहाँ पे कहानी बनता है CaO, H का ट्वाइस। पहले CaO लेते हैं, फिर उसको वाटर से कंबाइन करके CH ट्वाइस में कन्वर्ट करते हैं। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, कम से कम 8-10 स्टेप में होता है। मैंने एक ही स्टेप में ये एक ही स्टेप में, ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, 5-6 स्टेप में पूरा होता है। कई सारे चैम्बर्स होते हैं, सभी से प्रोसेस करा के होते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ईजी है, सिंपली हम लोग रिएक्शन लिख देंगे, काम बन जाता है। और ये जो NH4Cl बनता है, इसको फिर रिकलेक्टर में मतलब यूज करते हैं, और क्या करता है, ये CaCl3 बना लेता है। पहली बात तो अमोनिया रिटर्न करता है, ये मकसद ही अमोनिया को प्राप्त कर लेना। NH3 निकल गया, बचा एक H और Cl, COH का ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या होता है, CaCl3 बनता है। क्या बन जाते हैं आपके, CaCl3 के फॉर्म में बन जाते हैं। तो कैल्शियम निकल गया, Cl3 निकल गया, OH बचा हुआ, तो यहाँ से OH से क्या बन सकता है, एक ही चीज बन सकता है, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें बैलेंस कर लेंगे, काम बन जाएगा। ओवरऑल मुझे यहाँ एक बात बतानी थी कि इस चैम्बर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल के तौर पे, जो COH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर से कंबाइन करके, और फाइनली NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड कहलाता है, ये क्या करता है, इसके साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया फिर से रिटर्न दे देता है। फिर से रिटर्न मिल गया तो अमोनिया फिर NaCl तो सस्ता ही है, H2O पानी तुम्हें सस्ता मिल जाएगा, CO2 तुम्हें सस्ते मिल जाएगा। रिएक्शन कराते रहोगे, ये बनता रहेगा। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है भाई। एक अमोनिया ही था जो महंगा था, उसको रिकलेक्ट कर दे रहे, खत्म ही नहीं हो रहा, जितना बन रहा है उतना फिर से वापस लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इस मेथड को क्या नाम देते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपको दिमाग में बैठ गया होगा। क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, बाकी तो NaCl, नमक, CO2, H2O। यार नमक घर का ले लो, CO2 पेड़ पौधे वाला जो एब्जॉर्ब करते जब तुम छोड़ते हो वो हो गया, H2O तुम्हारे घर में, ये तो कॉमन चीज है। एक अमोनिया नया चीज दिख रहा था, NH3, इसको अमोनिया कहते हैं। ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये अमोनियम क्लोराइड कहलाता है। इसका नाम क्या पड़ता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड बन के तैयार हो गया। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शंस भी आपके दिमाग में आ गए होंगे कैसे करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में पूछा हुआ है। तो याद कर लेना, नोट्स आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द स्लेक लाइन। अब स्लेक लाइन के थ्रू क्या करना है आपको, क्लोरीन को पास करना है। इन दैट केस क्या होने वाला, टेम्परेचर भी दिया है 313 केल्विन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बिना टेम्परेचर के बात नहीं बनती। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड से टू यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब देखो यहाँ सिंपल से कहानी, रिएक्शन तो बड़ा आसान है। क्लोरीन को क्या करना है, स्लेक लाइम, तो स्लेक लाइम का फॉर्मूला तुमको याद आना चाहिए। क्या है स्लेक लाइम का फॉर्मूला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी जस्ट पीछे बताया था, या फिर इसके लिए क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी नाम देते हैं। इसके साथ रिएक्शन क्या करा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन का। तो इस कंडीशन में बच्चे जो प्रोडक्ट तुम्हारा बन के तैयार हो रहा है,
वो बन जाता है ब्लीच, CaOCl2, CaOCl2, ठीक है ना। क्या बन रहा है, CaOCl2 के फॉर्म में आपका बन जाता है। और साथ ही साथ इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाते हैं, Ca निकल गया, OCl2 निकल गया, एक O एक H, भाई एक O यहाँ से निकल गया, दो H, H2O बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। COCl2 H2O का फॉर्म, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत आसान है, क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर आपने बना लिया। ओके, कब बन पाएगा, जब 313 केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन करोगे तब बनेगा, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं। एक इसको ऐसे भी लिखा जाता है, COCl2, कहीं ऐसे लिखा हो दीजिए तो घबरा मत जाना, CaOCl ब्रैकेट बंद करके एक Cl यहाँ साइड में लिख देता है, ये राइट वे भी है लिखने का, CaOCl और ब्रैकेट में Cl लिख देता है। इसे पढ़ते क्या हम लोग, इसे पढ़ते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। अब क्या पूछा है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व लिख दिया एंड स्टेट टू यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑप्शन। अब जो प्रोडक्ट बना है उसका दो यूज बताओ, इसका दो यूज बताना है, क्या है यार, बहुत इजी है। क्या क्या काम करता है भैया, पहला काम तो इसका जर्मेसाइड का है, ठीक है ना। और दूसरा काम करता है ये, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है बच्चे, कपड़े वगैरह के जो उद्योग होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। कपड़ा वगैरह फैक्ट्री बनती है, तुम्हारे जितने फैशन डिजाइनिंग के कपड़े रॉ मटेरियल तैयार होते हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाती है। तो फैब्रिक का बेसिकली बात होता है, कपड़ों की बात होती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच का बहुत इस्तेमाल होता है, कलर फेड करने में बहुत हेल्प करते हैं, कलर फेडिंग, ठीक है ना। कलर फेड करने का मतलब क्या हुआ, अब जो तुम नॉर्मल लेके आते हो, कोई भी क्लोथिंग का धागा लेके आया तो उसका कलर्स नेचुरली कुछ कलर्स होता है, तो उसको फेड करने में बड़ा हेल्प होता है, तभी तो रंग बिरंगे कलर्स बन पाते हैं। फिर बाद में उसमें कोई और कलर चढ़ा देते हैं, तो अलग अलग जीन्स, तुम्हारा फेडेड जीन्स आता है तो कैसे होता है, सिंपल सा ब्लीच का शेड मार देते हैं, जहां जहां ब्लीच पड़ता है वहां वहां कलर व्हाइट हो जाता है। अब तुम अपने बाल में ही कलर करते हो तो ब्लीच लगाने वाले लोग को देखते हो, लाल भूरा कलर का बाल दिखता है, वो सब क्या है, वो ब्लीच का ही असर होता है। वो क्या करते हैं, जब व्हाइट अपने ब्लैक बाल पे ब्लीच लगाते हैं तो बस वो ब्लैक कलर को हटा देता है, फेड कर देता है। फिर उसके बाद जो कलर उस पे लगाते हैं वो कलर उस पे चढ़ जाता है, तो इस तरह से क्या होती है, वो कलरिंग दिखाई देती है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। फिर आपका पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी खराब हो रहा पेपर है, तुमने लिखा यूज किया तो रिटर्न गया, रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करता है। अब उसका कलर मुझे फेड करना है भाई, उसमें तुमने लिखा है, किताबों में मैंने बहुत कुछ लिखा है, किताबें प्रिंट होके आती है तो प्रिंटर से बहुत सारे कलरफुल्स होते हैं, उन सबको गायब कर देना है और फिर से नया पेज का एक फ्रेश बनाना है। तो क्या होगा, उसमें कुछ ब्लीच मिलाएंगे तो कलर को फेड कर देगा, फिर से वो नॉर्मल आपका बन गया, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री में हो गया। और कुछ बता दें, एक तो जर्मिसाइड होता है, मतलब कीड़ा, अभी तो पीछे ही बताया शायद। दूसरे में क्या लिख दूं मैं, तीसरा प्रॉपर्टी इसमें आप लिख सकते हो जर्मिसाइड, GERMICID, बैक्टीरिया किलिंग बेसिकली होता है जर्मिसाइड का मतलब। जर्म मतलब बैक्टीरिया, साइड मतलब उसका हत्या करना, किसी भी साइड का, ठीक है ना, मतलब होता है हत्या करना। होमोसाइड इंसानों का हत्या करना, चलो ठीक है, इतनी स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। साइड का मतलब होता है किलिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे। आगे, तो ये कहानी हो गई आपके पास, जर्मिसाइड के तौर पे इस्तेमाल कर लिएगा, सारी कहानी हो गई। अब एक और इसमें लिख लो, ठीक है, इन्फेक्टेंट होता है, ठीक है ना। कोई चीज इन्फेक्टेड है उसको फिर से वापस क्या करना है, रिस्टोर करना है, तो ब्लीच मिला देते हैं। जैसे गंदा पानी नहीं होता उसमें ब्लीच डाल देते हैं, कंज्यूमेबल तो नहीं होता लेकिन उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो वगैरह नहीं करने देता है, तो जो इन्फेक्टेड था उसको खत्म करने का काम करता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें। मेरे ख्याल से ब्लीच के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम हो गया होगा, ब्लीच कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट वन, a compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when, एक छोटी सी बात यहाँ मिक्स मत कर देना, ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, कभी भी मिक्स मत कर देना। ब्लीच इज अ डिफरेंट थिंग और ब्लीचिंग पाउडर इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज व्हाट CaOCl2, ठीक है ना। और जब ब्लीच की बात करते हैं तो बच्चे वो NaOCl2 हो जाता है, ठीक है ना, NaOCl2 नहीं रहता, NaOCl के फॉर्म में जाता है, दैट इज व्हाट योर ब्लीच। तो कभी भी मिक्स मत कर देना। जो मैंने बाल की कलर करने की बात की तो ऐसा ना मत सोच लेना कि अरे वो तो फिर हम क्लोरीन को लेके अपने क्या कहते हैं ये
ब्लीचिंग को लेके उस पर क्या करेंगे, सर पर अगर रगड़ लेंगे तो बात बन जाएगी, नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। जो हम लोग फेस हेयर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो ब्लीच होता है, उसका एक अलग अपना अप्रोच है, ठीक है ना। आ जाओ वापस, क्वेश्चन अगला क्या कहता है देखो तो, a compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with a proper quantity of water. Identify the compounds, write the chemical equation for its preparation, for what purpose it is used in a hospitals. तो इसने तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए, तो मैं वन बाय वन करके आंसर देते जा रहा हूँ। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, तो पहले जिप्सम जान लो क्या होता है, ठीक है ना। जिप्सम का बेसिकली मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम सल्फेट, और इसमें लगा देते हैं हम लोग 2H2O, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हो जाएंगे आपके जिप्सम। ये जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब क्या, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स विद अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब उस कंपाउंड विच इज मतलब कौन सा कंपाउंड है भैया, ये कैसे बनता है, तो सिंपल सा कहानी है, ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, घरों की पुट्टी उट्टी कराते हो ना, पुट्टी कराने जाते हो, तो पुट्टी तो ठीक है, डिफरेंट हो गया, जब वो अलग अलग डिजाइन देखते हो, मॉडलिंग देखते हो, सब देखते हो ना, मोल्ड वोल्ड करके बनाते हो बहुत अच्छे अच्छे शेप में बना, मूर्तियां देखते हो, ठीक है ना, वो सब बनाने में बहुत हेल्प करता है। वो होता क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ नहीं यार, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकाल दो, दैट इज व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल सा कहानी, क्या करना है आपको, 1.5 मॉलिक्यूल, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, अब इसको तुम हीट कर दो, गर्म कर दो, तो इसमें से कितना 3/2 H2O माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा, हाफ H2O, तो CaSO4 लिखो और इसमें हाफ H2O ऐसे लिख दो, ये बन के तैयार हो गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लस में क्या कर देंगे, 1.5 H2O निकल गया, 1.5, 3/2 H2O इसको लिख दो, बन गया तैयार तुम्हारा। अब चाहो तो दो का मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ बैलेंस कर दो, काम बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या करना है भाई, इस पीओपी में जैसे ही तुम पानी मिलाओगे कितना, 3/2 H2O, तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही कहानी है, पीओपी है, ठीक है ना, कंपाउंड पीओपी, ठीक है ना, इन विच पीओपी इज क्या, प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, बता दिया भैया पीओपी है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन, एलो लिख भी दिया, हीट कर देंगे बन जाएगा। फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज इन हॉस्पिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो रिएक्शन याद करना पड़ेगा बच्चे। अब तुमको क्या करना है, किस पर्पज से हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हो, तो कभी हाथ पैर टूटा होगा, ठीक है ना भगवान ना करे टूटा हो, बट अगर हाथ पैर जिसका टूटा होगा आसपास में, आस पड़ोस में, तो देखना लॉजिक से कॉमन बात है, देखने को मिल जाता है। तो जो प्लास्टर लगा होता है ना उनके पैरों पे, दैट इज व्हाट पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो क्या करते हैं, पानी में भिगो के फिर उसके बाद एक बार पूरा उसके नीचे सपोर्ट दे के फिर उसको क्या कर देते हैं, पूरा एकदम प्लास्टर कर देते हैं तुम्हारा, तो हार्ड हो जाता है। पानी में भीगने के बाद कुछ समय बाद सूखता है, जैसे सूखता है ड्राई होता है, दैट इज व्हाट हार्ड हो जाता है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी थी हार्डनिंग नेचर वाली, इस तरह से हार्ड हो जाते हैं, एक सुटेबल वाटर मिलेगा तो वो हार्ड हो जाएगा। कितना सुटेबल वाटर है, 3/2 H2O के फॉर्म में। किस काम में आता है हॉस्पिटल के अंदर, तो तुम्हारे प्लास्टर करने में, टूटे फूटे जगहों को जोड़ने में, हड्डियां जोड़ने में, करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और देखो कितना आसान था ना, बहुत इजी था, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कितना आसानी से हम सब कुछ सीखते गए। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो चलो इसको खत्म करते हैं और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम समझते क्या, ये मुझे बताओ। यार देखो सिंपल से, कोई सॉल्ट होना, जैसे कि मैं बात करूं, मोहर सॉल्ट की बात कर लो, ठीक है, या फिर पोटास एलम की बात कर लो, जैसे K2SO4 हो गया, Al2SO4, ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखता है, बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। Tri-24H2O, ये पोटास एलम हो गया, ठीक है। अभी मान लो मैं सिंपल से CuSO4 और 5H2O ले लेता हूँ, जो कि आपको नीचे ये दिख रहा है, ये ठीक है ना, कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टल होते हैं, ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, इनके साथ देखो डॉट H2O लिखा है, तो किसी सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का कंबाइन होना इज व्हाट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो वाटर के क्रिस्टल फॉर्म में है। क्लियर है क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, इट कुड बी आयरन हो सकता है, FeSO4 आपका 7H2O हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाटर के साथ कंबाइन है, ये फिक्स रेशियो में होता है, ऐसे कुछ भी नहीं लगाते हैं, ये नंबर्स फिक्स होते हैं, Na2CO3 और फिर क्या हो जाएगा बच्चे 10H2O, ये क्या है, फिक्स है। तो ये लोग क्या होते हैं, मतलब कहने का बेसिक मीनिंग है, किसी भी सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का कंबाइन हो जाना क्या होता है, इज व्हाट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर, ये आपको प्रूव करना है कि जो ब्लू क्रिस्टल होते हैं, ये आपका ब्लू क्रिस्टल सामने दिख रहा है, ठीक है ना,
यहाँ पे, जो कि कॉपर सल्फेट है। एक्टिविटी सो दैट द ब्लू कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है 5H2 क्रिस्टल कंटेन वाटर। तो ये अभी जो ब्लू कलर दिख रहा है इस समय इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चे होता है कॉपर सल्फेट 5H2। एक एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर कहानी आपको समझ में आ जाएगी। एक्टिविटी क्या है आपके पास, आपको कॉपर सल्फेट यही है, उसको उठा के क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में रख लेना है, बारीक इसने ग्राइंड कर लिया है और ऐसे कॉपर सल्फेट 5H2 ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, बर्नर पे रख देंगे, मतलब गर्म करना शुरू कर देंगे, हीट करेंगे। तो स्लोली स्लोली आप देख रहे हो जो ब्लू कलर का क्रिस्टल था यहाँ पे, जो ब्लू कलर के थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, पूरा व्हाइट हो गया ये। बस इतना ही रीजन ब्लू बचा हुआ है, ये रीजन, बाकी सब क्या हुआ, व्हाइट में कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या मालूम मतलब हो क्या रहा होगा, जब तुम हीट कर रहे होगे तो इसके अंदर जो 5H2O होते हैं ना वो टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये H2O बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इससे धीरे धीरे वेपर बन के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो सिर्फ बच क्या जाएगा, ये कॉपर सल्फेट जब हीट हुआ 5H2O, इसका 5H2O बाहर निकल गया और सिर्फ आपको मिल गया कॉपर सल्फेट। इन दैट केस तुमको क्या होगा ना, ये कलर जो होगा व्हाइट कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इससे ये बात प्रूफ नहीं होती है कि इसने वाटर कंटेन किया, हो सकता है कुछ केमिकल चेंज हुआ हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार ये व्हाइट कलर में कंप्लीटली कलर हो जाएगा तो फिर इसमें 2-4 बूंद पानी डाल देंगे। जैसे तुम वाटर ड्रॉप इसके अंदर डालोगे ना, देखोगे फिर से कलर रिस्टेन हो जाएगा, मतलब रीअपियर हो जाएगा, ब्लू कलर में फिर से वापस नजर आने लगेगा। दैट मीन्स जब वाटर निकला तो व्हाइट हो गया बच्चे, जब वाटर बाहर निकले तो व्हाइट हो गए, जब वाटर फिर इंटर किए तो फिर ये ब्लू कलर हो गए। दैट मीन्स कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर है वो इसलिए है क्योंकि वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन की प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। मतलब उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन है। जैसे ही वो हट रहा है तो व्हाइट हो जा रहा है, जैसे वो फिर से आके कंबाइन कर रहा है दैट मीन वो कलर अपना फिर से कंटेन कर लेता है। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। उसने बोला है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, तो मैंने एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, पूरा बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है, उसको लिख देना एक्टिविटी। फर्स्ट क्या करेंगे, वी टेक क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट 5H2 एंड देन वी स्टार्ट हीटिंग, ठीक है ना। वी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम white in color. After doing this, what we do, we add some water in the white form of copper sulfate. In that case, what we see that again the color of copper sulfate reappear, that is a blue color. So hence we can conclude that this color of blue is just coming because of the water of crystallization. Once the water removed, it's become white. Once the water added, it's again reappear in a blue color. That's it, खत्म यार, इतना ही सिंपल सा वर्ड बोलना है, चीजें कंप्लीट हो जाती हैं बस। और इस तरह से आपका एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं और इस साल के लिए जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए इसमें इतना ही रखा जाएगा, नेक्स्ट वीक पे मिलेंगे और क्या करेंगे, अगला चैप्टर जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसे भी कवर अप करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।